कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। चलें जी, गुड। मुझे एक बात बताएं, एकदम ठीक जानी, अगर लेक्चर पेंडिंग हो तो वो क्या करे? तो जानी वो ग्रेजुअली कवर कर सकता है, मतलब वी कैन डिस्कस कि कैसे कवर करना है, कितने बाकी हैं। तो आप दो दो तीन तीन लेक्चर लेते रहें, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब सर मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसमें वो ये कह रहा था कि भाई यू आर the audit manager of Sunsun Limited, the company is considering restructuring its operation to improve efficiency। सही जी। अच्छा, कंपनी ये सोच रही है कि हम अपने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर करेंगे। सर, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि यू आर चेंजिंग द वे यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस। लेट्स से अगर आप ब्रांच बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रांच बिजनेस, तो ये आपकी ब्रांचेज हैं। सही जी, ऐसा मैंने बहुत देखा है, वैसे भी प्रैक्टिकली भी ये आपकी ब्रांचेज हैं। सही जी। अब आपने कहा कि यार ये हमारा हेड ऑफिस है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इस ब्रांचेस से काम नहीं करेंगे, हम सेंट्रली काम करेंगे। तो ये हो गया रीस्ट्रक्चरिंग। हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये पहली बात हो गई। अच्छा, ये ड्राइव होता है आपका IS-37 से, कि जब ऐसे मामलात हो तो आपने क्या करना है। अकाउंटिंग के लिए बता रहा हूँ, IS-37 रेफर किया जाता है। अच्छा, अब ये होता कब है, जरा इसको भी ब्रीफ दे देता हूँ थोड़ा सा। IS-37 में वैसे भी पढ़ाया जाता है, वैसे यहाँ भी बता देता हूँ। ये होता तब है बच्चों के, लेट से एक इदारा देख रहा है कि यार एक ही एरिया के अंदर दो दो ब्रांचेस खोली हुई हैं। डज इट मेक एनी सेंस? जल्दी बताओ। एक ही एरिया के अंदर दो दो ब्रांचेस खोली हुई हैं, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं। वो बोल रहे हैं भाई ये तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है, ये तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है। काम करो यार, एक एरिया में एक ब्रांच रखो। तो हमने देखा कि यार यूं कर लेते हैं इसको, कि हमारे अलग अलग ब्रांचेस में, दो अलग अलग एरिया में दो दो ब्रांचेस थी। हमने कहा भाई इनको बंद करो, इनको क्लोज करो। एक एरिया में एक ही रहेगी, दूसरे एरिया में दूसरी, तीसरे एरिया में तीसरी, बस दैट्स इट, ये रहेगी। हाँ, बैंक की होती तो बिल्कुल तब भी ऐसा ही होता है, तब भी ऐसा ही होता है। तो ये तो देखा जाता है ना कि बिजनेस कितना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहां पे दो ब्रांचेस भी पूरा नहीं कर पा रही बिजनेस, इतना रश होता है, तो क्या डज इट मेक एनी सेंस कि ब्रांच रखनी चाहिए? जल्दी बताओ। तो रखनी चाहिए ना। पर अगर ऐसा इदारा है जो कि आपको ब्रांच एक आपको जनरेट नहीं करके दे दी रेवेन्यू, तो यू शुड क्लोज इट। आप क्यों उसकी कॉस्ट अपने ऊपर लेके चल रहे हैं? पहले बताओ, यहां तक कहानी समझ आ रही है? चलें, ओके। अब शुरू होती है अकाउंटिंग की कहानी। आपको IS-37 ये कहता है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2024, मतलब ईयर एंड से पहले, ईयर एंड से पहले इधर, अगर यहाँ पे आपने, बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, डिसाइडेड बाय बोर्ड, कि हम ये करने लगे हैं, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई रीस्ट्रक्चरिंग की, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया। दूसरा, क्या ये डिसीजन जो लोग अफेक्ट हुए हैं, क्या उसको कम्युनिकेट किया गया, या एक्शन स्टार्ट हो चुका है? यानी एक्शन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि क्या वो ब्रांचेस बंद होना शुरू हो गई हैं। तो वो कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, तो आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बुक कर लेना। रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बुक कर लेना। अब एक एक करके बताता हूं। मैंने कहा मुझे बताओ, मैंने सोचा कब, डिसाइड कब किया ये ब्रांचेस बंद करने का? जल्दी बताओ। ईयर एंड से पहले।
ईयर एंड से पहले, ऐसा ही है, ईयर एंड से पहले स्टार्ट किया मैंने, सोचा ये डिसीजन कर दिया। अच्छा वो कहता है कि ये काफ़ी नहीं है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कब आती है भाई, मैं रीस्ट्रक्चर करने लगा हूं, मैं लोगों को निकालूंगा, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे मैं उनको निकालूंगा, तो उनको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी उनको। तो जब लोगों को निकालने के लिए एडिशनल पैसे देने आपको पड़ेंगे तो ये खर्चा तो इसी साल का है ना, जिसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, पहले बताओ बात समझ आती है, ये कहलाती है रिडंडेंसी कॉस्ट। अच्छा फिर वो कहता है कि यार सही है यार, अगर आपने ये दो कंडीशन मीट की हैं तो आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बिल्कुल बुक करें, डेफिनेटली बुक करें, आपको मना नहीं है, बिल्कुल बुक करें, बस सब्जेक्ट टू दो कंडीशंस पूरी हो जाए। पहली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके चुपचाप बैठे हुए और किसी को बोला नहीं है, क्या कोई ऑब्लिगेशन आई? क्या कोई ऑब्लिगेशन आई? नो सर। पर हाँ, अगर हमने सामने वालों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है, वो कहता है वैलिड एक्सपेक्टेशन, तो मैंने कहा वैलिड एक्सपेक्टेशन मैं कब क्रिएट करता हूं सर? या तो उनको बोल दूं अल्लाह हाफिज, या तो मैं उनको वाकई बोल दूं भाई ब्रांच बंद हो रही है, अपना काम देख लो, नहीं एक्शन इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूं। तो पहले बताओ दोनों बातें समझ आती हैं? यस, बात समझ आती है? ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एम्प्लॉयज को कह रहे हैं यार तुम्हें निकाला जा रहा है, तो हम इनको कहेंगे हम तुम्हें तुम्हारी 3 सैलरीज एडिशनल देंगे, तो वो क्या 3 सैलरीज एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आ रही है? रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आ रही है, यस। तो हम कहेंगे उनको रिडंडेंट करने की कॉस्ट वो इसकी वजह से आ रही है, सही जी, ये रेलेवेंट कॉस्ट है, प्रोविजन में आएगी। अच्छा फिर वो कहता है ख्याल रखना कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट ही आनी चाहिए, कॉस्ट टू कंटिन्यू बिजनेस नहीं आनी चाहिए। यहां पे लिख भी देता हूं, कॉस्ट टू कंटिन्यू बिजनेस नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। हमने बोला ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने ब्रांचेस बंद की, सुनना, आपने ब्रांचेस बंद की, आपने सेंट्रली नए सिस्टम पे कैसे काम करना है, कैसे काम करना है उसकी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो। क्या ये, मुझे तुम बताओ, क्या ये जो मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने अभी तुम्हें बात बताई, क्या ये ट्रेनिंग देना कॉस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस है या रिडंडेंसी से रिलेटेड है? जल्दी बताओ। गलत, कॉस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये बताओ अगर ये होता या ना होता, आपने ट्रेनिंग तो देनी थी ना। अगर रिडंडेंसी ना भी करते, आपने अपना बिजनेस का मैकेनिज्म तो चेंज किया हुआ था, वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या, ये देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या भाई? इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो वो है ना जो आपने उनको निकालने के लिए दी है। भाई ट्रेनिंग इससे रिलेटेड है कि जो आपका नया सिस्टम है, जो बिजनेस अभी चलेगा, उसके सिस्टम की ट्रेनिंग। और कौन सी ट्रेनिंग होगी भाई? ऐसा ही है। ओके, तो पहले बताओ बात समझ आती है? बात समझ आती है। अच्छा मैं नया आईटी सिस्टम लेके आ गया, हाँ अब मुझे बताओ मैं नया आईटी सिस्टम लेके आ गया, सर्वर लेके आ गया, वो क्या रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट बनेंगे? नया आईटी सिस्टम लेके आ गया, नो सर बिल्कुल नहीं बनेंगे। रीजन बीइंग सर, वो जो मैं नया आईटी सिस्टम लाया हूं, मैं इस बिजनेस के लिए लाया हूं, जो कि मैं वैसे ही लाता, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि वो बंद करने के लिए जो आपको इंक्रीमेंटल पे करना पड़ा, कंटिन्यू के लिए। वेरी गुड। अच्छा चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आपने ब्रांच बंद करनी है और ब्रांच बंद करने के लिए आपने रेंटल एग्रीमेंट अभी ख़त्म करना है और उसके लिए आपको पेनल्टी देनी है, क्या वो रेंटल पेनल्टी इसमें आएगी? यस, वो आएगी, वो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। वेरी गुड, बेहतरीन। पहले बताओ ये मैकेनिज्म समझ आता है? ये हमने आपको रिवाइज करा दिया, एग्रीड?
सर ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट इसलिए होगा ना कि एम्प्लॉयज़ अगर लीव कर रहे हैं तो पहले ही तो फिर कंपनसेशन लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऑब्लिगेटिंग इवेंट तब होगा मेरी जान जब आपने ईयर एंड से पहले बकवास कर ली उसके सामने कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ईयर एंड पे आपके पास ऑब्लिगेशन खड़ी हुई थी। सही है सिद्दीक? ओके चलें आगे आ जाएं। अब ये बात तो यहाँ तक डन हो गई, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं इसको, आ जाएं। अब मुझे बताओ ये सारे फिनोमिना को समझने के बाद, आपके दिमाग इस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि अब इसको वेरीफाई कैसे करना है। वैलिड एक्सपेक्टेशन बन जाए तब बिल्कुल ऐसा ही है। वैलिड एक्सपेक्टेशन का मतलब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ना, सेल्फ अज्यूम्ड। आपने बोला या तो करके दिखा दो। ओके अब आगे फोकस होके मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर मुझे वेरिफिकेशन करनी है तो यही पैरामीटर्स को वेरीफाई करना है ना, क्या मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट करूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स के डिसीजन कब हुआ है। वेरी गुड, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स को इंस्पेक्ट करूंगा ये चेक करने के लिए कि डिसीजन कब हुआ है। ऐसा ही है? वेरी गुड सनसन, तुमने अच्छा लिखा है पहला वाला। अच्छा अब दूसरा, क्या मैं ये देख लूंगा कि मैनेजमेंट से बोलूंगा भाई मुझे रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की वर्किंग दो। यस मैं चेक करता हूं, पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन की वर्किंग दो, और क्या मैं उसमें ये लिख सकता हूं कि एंड वी विल इंस्पेक्ट only directly attributable costs are included in restructuring provision and not other costs। हाँ जी कर सकते हैं। यस पहले तो ये इंस्पेक्ट कर लिया। अच्छा फिर अगर सैलरी है तो क्या मैं सैलरी, अगर मैं जो इंक्रीमेंटल सैलरी देने का वादा किया है क्या वो पेरोल रिकॉर्ड से देख सकता हूँ? If salaries has been included, redundancy cost has been included, we will verify same from the payroll records। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है स्नैन, बिल्कुल ऐसा ही है। बीओडी मिनट से दो चीज़ें पता लगेंगी, एक तो ईयर एंड से पहले हुआ है और दूसरा क्या क्या कंपनसेशन दी जा रही है। एग्रीड? चलें ये देखें, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स टू कंफर्म दैट द डिसीजन अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग टुक प्लेस बिफोर द ईयर एंड। Inquire with the management about the activities that has been started to determine whether a valid expectation has been created among those। भाई हम मैनेजमेंट से पूछेंगे ना एक्टिविटी क्या हो रही है, एक्टिविटी क्या हो रही है। वो बोल रहा भाई लोग बाहर जाके सिर्फ देख रहे हैं ब्रांच टूटेगी अभी, तो ये कोई एक्टिविटी नहीं है ना। एक्टिविटी का मतलब ये है कि वहाँ से फर्नीचर निकालना शुरू हो गया हो, तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी हो, एग्रीमेंट्स इन प्लेस हो। क्या ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी है? हाँ जी यस। आगे obtain a breakdown of expenses recognized as a restructuring provision, check mathematical accuracy and trace the total to the financial statements। पहले मैंने उसकी accuracy को check किया, review करूंगा expenses को, ensure that they are directly related to the restructuring and not related to the continuation of business operation। जो accounting है उसी को verify कर रहा हूँ, आपके सामने की बात है। आगे For identified directly attributable expenses, vouch them to supporting documents। पहले बताओ क्या सिर्फ उसमें से relevant expenses आइडेंटिफाई करना है या उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स भी देखने हैं? यस कंटिन्यूशन वाली बात लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है लिखना। Ensure that the proper disclosure of restructuring along with the detailed plan has been made in the financial statements। अब सवाल बच्चे ने पूछा था, क्या ये यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है एफएस की? यस क्या हम ईओएम डाल सकते हैं? हम कंसिडर कर सकते हैं कि ईओएम डालें, ऐसा ही है, कोई मसला नहीं। हसनैन जानी क्लियर है? अच्छा एक और चीज़ बताओ, अगर ये लिस्टेड कंपनी और आपको बहुत सिग्निफिकेंट अटेंशन लगा, टाइम लगा है, फिर कैम वेरी गुड आंसर, वेरी गुड अनी, वेरी गुड आमना, वेरी गुड उस्मान, बेहतरीन कैम आ सकता है। तो पहले बताओ मज़ा आया सवाल में? पूरा IAS 37 का एक हिस्सा डैश किया है मैंने। कहते क्या हो तुम लोग, सही है ना?
हाँ जी, बेहतरीन। सर कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर होगी कि सारे एक्सपेंसेस प्रोविजन में आ चुके हैं? कोई बता सकता है मुझे भाई, आप में से कोई प्राणी जो ये बताए कि कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर होगी? बहुत आसान है। हाँ भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जल्दी बताओ कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर होगी? आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखे थे? क्या उसमें लिखा होगा कि ये अप्रूव किया गया है एडिशनली? हाँ जी। तो जब आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देखे और उसमें लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो कंप्लीटनेस तो वहीं से इंश्योर हो गई कि इतने 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 को निकालना है तो 10 के 10 की सैलरी का एक्सपेंस आना चाहिए ना। 5 ब्रांचेज हैं तो 5 के 5 की क्लोजर के पेनल्टी एक्सपेंसेस आने चाहिए। अच्छा, अनस कह रहे हैं कि सर जिसने R2 नहीं पढ़ी वो ऐसे सवाल को कैसे केटर करेंगे? तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जिन्होंने R2 नहीं पढ़ी उसके लिए ही तो आपके भाई ने यहाँ पे पूरा ये मैकेनिज्म बनाया है। ये तो मानते हो ना जानू? तुम लोगों के लिए तो किया मैंने ये, वरना तो मैं आके डायरेक्ट सवाल को डिस्कस करता। या आप लोगों के लिए तो किया है कि जिसने R2 नहीं पढ़ी हुई उसके लिए ही तो मैंने पूरा मैकेनिज्म बनाया, ये समझाने के लिए कि भाई हाउ टू थिंक अबाउट इट। यस बिल्कुल। सर आई जस्ट फिनिश द ऑर्डर रिपोर्ट लेक्चर, शुड आई कंसिडर ड्रॉप? आई हैव रीच आउट टू यू बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्लीज। सॉरी यार, मैं मतलब मिस हो गया होगा मैसेज। अच्छा, आपने ऑर्डर रिपोर्ट के लेक्चर कर लिए हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं ड्रॉप करने के लिए? नहीं, गलत, वेरी रॉन्ग। क्यों ड्रॉप करना ऑर्डर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट थी क्या है भी, C5 6 में आ गई है माशाल्लाह, और C5 1 में आ गई। तो बिस्मा नाम था उनका। यही सवाल ऐसे ही तो मतलब टॉपिक सब्सटेंटिव का ही चल रहा था। उन्होंने भी आके मुझसे ये पूछा कि सर मैं ड्रॉप कर दूं? वो 4 पेपर दे रही थी। मैंने बोला मैं बैठा हूँ ना, पेपर दो, मैं पास कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इतनी प्रैक्टिस कराई उसको, इतनी प्रैक्टिस कराई उसको, वो हाथ से हाथ साथ साथ करती रही। वो यूज टू हो गई, उसका पेपर पास हो गया। नाउ शी इज़ इन AFF। तो नाउ यू नीड टू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू ड्रॉप इट एंड वेदर यू वांट टू क्लियर इट। यू विल डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ। तो इजीली आप पास कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपने सिर्फ रिपोर्ट के लेक्चर्स किए हैं, सही है? अच्छे से पास हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि मैं ड्रॉप कर दूं। क्यों ड्रॉप करना है? इतना आगे आके रिपोर्ट कर लिया, आप कवर करें, आप अपनी नींद सेक्रीफाइस करें, सही जी, आउट ऑफ द वे जाके काम करें, ये सब कवर हो जाएगा। सही है। चलें सर, कंडीशंस में सेकंड कंडीशन में ऑप्शन है या कम्युनिकेट कर दें या एक्शन स्टार्ट हो जाए तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे? भाई आमना देखो, जो सेकंड कंडीशन है ना, वो ऑप्शन नहीं है, वो कंपलसरी है कि या तो आप उसको बोलो कि भाई हम तुम्हें निकाल रहे हैं, या तो एक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें इस बात की वजाहत करती हैं कि आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी और आप पे ऑब्लिगेशन आ चुकी है। यानी फॉर एग्जांपल आपने सोचा, एग्जांपल देता हूँ आमना, आपने सोचा कि यार मैं ना सामने वाले को पैसे दे देता हूँ। अच्छा, जब तक आपने उसको बोला नहीं, क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई? हाँ जी, नहीं आई। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब जैसे मेरा दोस्त है, वो अभी होता है कतर में ना, तो वो जब यहाँ पे था तो उसने मुझे कहा था, उसने ना बिटकॉइन में पैसे डाले। सही जी, ये उसमें तो खैर बिटकॉइन में उसने पैसे डाले। उसने मुझे बोला कि यार, मैं उस्ताद कहता था ना मुझे वो, मतलब ऑब्वियसली मेरा स्टूडेंट भी है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, भाई भी है। तो उसने मुझे कहा कि उस्ताद मैं आपको ना iPhone 15 गिफ्ट करूँगा जब नया आएगा। तो मैंने कहा तू कैसे गिफ्ट करेगा? उसने बोला सर बिटकॉइन में डाल के। मैंने कहा डाल दे, पर मैंने बोला ये नहीं हो कि मतलब जो iPhone 15 की जगह तेरे अपने 3310 की हालत हो जाए, ये देख लियो। अच्छा, उसने डाल दिया 3 लाख रुपए। उसने बोला मैं रातों रात चांद पे जाऊंगा, पर वो किसके साथ गया वो बाद में बताता हूँ। खैर, मैं बताता हूँ। तो खैर हुआ ये कि उसके जो 3 लाख रुपए थे ना, वो 300 रुपये रह गए, क्योंकि ऐसी बात है उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है ना। तो अब हाँ, 300 रुपये रह गए। तो अब मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला भाई कहाँ है आईफोन? अब माशाल्लाह इज अर्निंग रियली वेल, बहुत अच्छा कमा रहा है माशाल्लाह, पर वो पैसे ठुक गए।
तो कहने का मतलब ये है कि अब मैंने उससे आईफोन क्यों मांगा, क्योंकि उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन थी, खुद की मस्ती, खुद आके बोला। अगर वो सोच लेता सिर्फ और वो बोलता कि यार मैं उस्ताद को आईफोन गिफ्ट करूंगा जब मैं अच्छा कमाऊंगा, तो भाई अपने दिमाग में रखे ना, क्यों वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट की, क्यों मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, नोइंग द फैक्ट कि बिटकॉइन में पैसे डालने से उसके पैसे डूब जाएंगे। पहले बताओ, वैलिड एक्सपेक्टेशन का मतलब समझ आता है? वैलिड एक्सपेक्टेशन, बात समझ आती है? मैं तो खुद ले लिया ना यार, वो तो मेरा भाई है तो उससे तो बोलूँगा ना मैं। सर क्वेश्चन में कम्युनिकेट तो नहीं किया हुआ, हमने प्रोविज़न क्यों रिकॉर्ड किया? बिल्कुल सही है। अच्छा अभी तो देखो, वो कह रही हैं सर क्वेश्चन में कम्युनिकेट तो नहीं किया हुआ। अच्छा भाई ये देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड सर्टेन एक्टिविटीज़। क्या एक्शन शुरू हो चुके हैं? क्या एक्शन शुरू हो चुके हैं? तो आना, दिस इज द रीज़न ना कि जिसमें मैंने किया है, दोनों में से एक है ना, या तो कम्युनिकेशन हो चुकी हो या एक्शन स्टार्ट हो चुका हो। ये दोनों है ना, ये दोनों है ना, दोनों में से कोई एक है। सही है जी। अच्छा भाई, क्या वैलिड एक्सपेक्टेशन की तो बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, बट फिर आप लोग हर्ट हो जाओगे। यस, पब्लिकली अनाउंसमेंट ज़रूरी नहीं है, पब्लिकली अनाउंसमेंट ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको कोई वो आवश्यकता नहीं है, वो नहीं होनी लाजमी। चलें ओके, तो आगे चलें लेके इसको। चलें जी, हमने कहा अब हम आते हैं प्रोसीजर्स ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सोल्यूशन में है इंक्वायर मैनेजमेंट वाला तो इररेलेवेंट होगा। सर यहाँ एक्शन शुरू हो गए हैं तो जो प्रोसीजर सोल्यूशन में नहीं, किसने कहा? ये मैंने खुद लिखा है भाई। वो कह रहे हैं सर एक्शन शुरू हो चुके हैं, तो क्या ये प्रोसीजर इररेलेवेंट होगा? भाई मुझे एक बात बताओ, तुम उससे इंक्वायरी नहीं करोगे कि कहाँ कहाँ काम हो चुका है? तो फिजिकली जाके देखोगे ना। ऐसा है तो पहले पूछोगे तो जाओगे ना उसके पास। अच्छा, आप सवाल में ये अदनान लिख रहे हैं सर क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग की वजह क्या है, ज़रूरी है भी कि नहीं है? भाई मुझे एक बात बताओ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव कर दी है तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि रीस्ट्रक्चर आपको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बिजनेस डिसीजन किसका है? डायरेक्टर्स का है ना। अब पता चले तुमने किसी कंपनी में देखा कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तुम डायरेक्टर के दरवाजे के बाहर हाथ रख के खड़े हो गए, उसने तुम्हारे हाथ पे हाथ रखा, तुमने उसकी आंखों में देखा, तुम उसको बोल दो नहीं प्लीज नहीं करो यार, रीस्ट्रक्चर नहीं करो, ऐसे नहीं करो। फिर वो तुम्हें गले से लगाएगा, फिर वो तुम्हें बोलेगा भाई करने दो ना, हमारी मर्जी। तो तुम बोलो कर क्या रहे हो ये आप? सही है। तो कहने का मतलब यह है अदनान कि लॉ कौन होता है? हु द हेल इज लॉ? वो क्यों बोलेगा? अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ दुकान खोली हुई है, एक दुकान एक्सटेंड की हुई है, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, लॉ बोल रहा नहीं करो, नहीं बंद करने दूंगा दुकान। भाई नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं करूंगा बंद दुकान? लॉ हमेशा हर चीज नहीं कहता ना। बात समझ आ रही है? तो कुछ चीजें जो तुम करोगे लाजमी नहीं है हर चीज में लॉ हो। अगर हर चीज में कानून को डाल दिया जाए तो तुम क्या समझते हो तुम्हारी जिंदगी आसान रहेगी अदनान? नहीं हो सकती ना। हर चीज में कानून नहीं डालो ना। हाँ, कानून को अपने हाथ में लेके बैठे हुए हो तुम। सही है। सैयद कह रहे हैं लॉज ऑफ नेचर भी होते हैं। चलो पहले एक काम कर, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, पहले ये बता लॉज ऑफ नेचर में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बता। लॉज ऑफ नेचर में बता क्या लिखा हुआ है। प्लीज बताओ। लॉज ऑफ नेचर में ये लिखा हुआ है कि आपने दरख्त लगाना है, आपने फूल पत्तियों को ब्रेक नहीं करना, आपने जानवरों को मारना नहीं है। हाँ जी, बताओ भाई लॉज ऑफ नेचर बताओ जल्दी से, शाबाश। 5 कोई उसके अंदर के कानून बताते हैं गूगल से सर्च करके कि लॉज ऑफ नेचर, मैंने तो सुना ही पहली बार है लॉज ऑफ नेचर। मैंने टेलीकॉम का, इंडस्ट्री का कर लिया, सिमट का ऑडिट कर लिया, मैंने लॉज ऑफ नेचर नहीं देखे। चसी तूने देख ली है
और उसके अंदर लिखा हुआ क्या ये भी तेरे को पता है, लॉज ऑफ नेचर। वल्ला माजरत करके खत्म कर। एनवायरनमेंट वगैरह, अच्छा एनवायरमेंटल लॉ कौन से? कुदरत के कानून की बात कर रहा है? अच्छा अच्छा, कुदरत के कानून की बात कर रहे हो। देखो वो तो, देखो अगर कुदरत का कानून अगर तुम फॉलो करते तो कहानी कुछ और होती। तो खैर, आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल तो देखिए आप सही देना। आप कह रहे हैं सर, पहले आपने कहा मुझे कि लॉज ऑफ नेचर भी होते हैं, फिर आपने कहा कि सर, वो कह रहा है आपने चढ़ाई शुरू कर दी। नहीं भाई क्या हो गया, ऐसी बातें नहीं करो, ऐसा नहीं है। चलो खैर सही है मेरी जान। देखो मैं तो वैसे एक बात बता रहा हूँ, तुम इमेजिन करो, तुम जैसे तुमने जो बातें की है ना, तुम इमेजिन करो तुम डायरेक्टर के पास जाते हो, तुम कहते हो कि यार आप बंद क्यों कर रहे हैं ये बिजनेस, आपको लॉज ऑफ नेचर नहीं पता। वो बोलेगा आओ मैं तुम्हें कुदरत दिखाता हूँ। हाँ बताओ, फिर वो तुम्हें नेचर दिखाएगा, बाइक पे चसी टंकी पे बिठा के घुमाएगा तेरे को डायरेक्टर। फिर तुझे समझ आएगी कि नेचर का कानून क्या होता है। और फिर जो तुम्हें नज़ारे दिखेंगे ना, ओहो ये देखो अभी इमोशन ले आया बीच में। ये अकील जाफरी भाई हमारे इमोशन ले आया। सर कभी कभी हम फैसला खुदा पे छोड़ देते हैं कि जाओ मेरा फैसला रब पे है। तो जानी सही है, हमारे सारे फैसले खुदा पे हैं, हम भी खुदा के हवाले हैं, वो तो है लाजमी है। पर ये तो नहीं कह सकते ना कि अल्लाह ब्रांच तेरे हवाले है, ख़त्म करनी हो ख़त्म कर दियो, यहाँ से लोग निकले हैं उनको पैसे दे दियो, जरिया तो तुम ही होगे ना। ये कैसी बात कर रहा है यार। मतलब सही है, इमोशनल करो, मतलब ये पता है ये वही वाली बात हो गई है कि जब ऐसे डिस्प्यूट में ये अम्मी की सारी बीच में ले आता है ना, तो फिर ये मसला होता है। अब्बा की दवाइयाँ अम्मी की सारी हैं, अब यहाँ पे हम फिर ऑब्वियसली रिलीजियस मैटर ले आए बीच में, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर बंदा क्या बोलेगा आगे से, इमोशनल कर देते हो इधर। हाँ चलो खैर एनीवेज, आ जाओ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चलें डन। हाँ बहन की शादी, सर ये एज़ पर कुदरत के कानून के मुताबिक है। ओहो, फुल वहाँ से वही रेफरेंस लाया मेरा भाई कि बाज़ औक़ात हम फैसले खुदा पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा है। पर वो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ना, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो ज़लज़ले और आफात के उसमें लिखा गया है। तेरे पे कौन सा ज़लज़ला आ रहा है भाई कि तूने बोला मेरी बिल्डिंग हिल रही है? अल्लाह के हवाले, हिलती रहे गिरेगी बचूंगा मरूंगा अल्लाह के हवाले। अबे ये कौन सी बिल्डिंग हिल रही है, वो ब्रांच खुद बंद कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट कुछ और है ना। वल्ला अब जो हो रहा है ये भी कम नहीं है। चलो खैर एनीवे